हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए थर्ड ईयर SEC स्किल एनहांसमेंट की जो पुस्तक लगी हुई है बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने DSC 1 जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है, उनको बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस की स्किल एनहांसमेंट की दो पुस्तकें लगी है। एक है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो इस लेक्चर में मैं पुस्तक जो है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी का पहला टॉपिक आउटलाइनिंग द लीगल सिस्टम इन इंडिया, भारतीय कानूनी प्रणाली की रूपरेखा, पहले यूनिट का पहला टॉपिक आप लोगों के बीच उपस्थित कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत है भारतीय कानूनी प्रणाली की रूपरेखा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं जो ये पुस्तक है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी का अर्थ क्या है कि कानूनी साक्षरता के द्वारा, कानूनी ज्ञान के द्वारा जो है लोकतांत्रिक जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है कानून के द्वारा जो है कानून के विभिन्न उपबंध क्या है, नियम क्या है, उनसे हम जो है लोकतंत्र को कैसे सशक्त बना सकते हैं और लोकतंत्र में नागरिक जो है अपने आप को कैसे जागरूक रख सकते हैं अपने अधिकारों के प्रति, ताकि वो जो है शोषण से मुक्ति पा सके। यूनिट 1 टॉपिक 1 आउटलाइनिंग द लीगल सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो है कानूनी प्रणाली की पद्धति। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो वर्तमान कानूनी पद्धति है, भारत में जो वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या अन्य जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पिनल कोड है, या जिनके तहत जो है भारत में विभिन्न न्यायालयों में जो है आजकल कानूनों के मुकदमों का जो है निपटारा किया जाते हैं, ये कानूनी पद्धति भारत में कहाँ से आई? क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 तक हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं और अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, एक बहुत अच्छी कानूनी व्यवस्था जो है अंग्रेज़ों ने भारत में व्यवस्थित की थी। तो बहुत सारी देन जो है हमारी कानूनी पद्धति में, जो बहुत सारे न्यायालय है, बहुत सारे जो नीति नियम हैं, चाहे वो जो है सिविल मैटर्स में हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स में हो, तो सारे के सारे नियम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए हैं और हमने उन्हीं नीति नियमों को बाद में जो है कुछ परिवर्तन के साथ अडॉप्ट किया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो वैधानिक पद्धति है, जो लेजिस्लेटिव, जो आउटलाइनिंग, जो लीगल सिस्टम है, आउटलाइनिंग लीगल सिस्टम को हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपके पास जब भी नया लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है जो आपका ये है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी, इसका कोड जो है 303 है। 303 SEC वालों के लिए 303 है। तो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारत में वैधानिक पद्धति की रूपरेखा। जो है लीगल सिस्टम की आउटलाइनिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत में वैधानिक पद्धति की रूपरेखा। बाकी जो है हम इसमें पढ़ेंगे क्रिमिनल और सिविल न्यायालय के बारे में, आवश्यक न्यायालय क्या होते हैं, महिला न्यायालय क्या होते हैं, विशेष न्यायालय क्या होते हैं, या इसके अलावा कानून के विनियोग की समझ भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्राथमिकी दर्ज करना, FIR कैसे दर्ज की जाती है, ठीक है, गिरफ्तारी, जमानत और खोज और पकड़ के संबंध में क्या क्या नियम है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए क्या क्या जो है प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा दहेज प्रथा के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से नियम दहेज को निपटाने के लिए किए गए हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो है कामुकतापूर्ण दुर्व्यवहार और हिंसा तथा उपभोक्ता के अधिकारों को, और साइबर अपराध के बारे में हम इसमें पढ़ने का प्रयास
करेंगे और यूनिट 4 में भी हम जो है इसमें पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है, भारत में वैधानिक पद्धति की रूपरेखा। भारत में जो लीगल सिस्टम है, भारत का जो वर्तमान कानूनी सिस्टम है, उसकी रूपरेखा क्या है, यह भारत में किस प्रकार एस्टेब्लिश हुआ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी समाज में जो न्याय दिलाने में वहाँ की वैधानिक कानूनी पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी समाज जो है इस बात पर आधारित होता है कि वहाँ की न्याय पद्धति जो है कितनी जो है सुदृढ़ है। जिस समाज का न्याय जितना अच्छा होगा, जितना सुदृढ़ होगा, उस समाज के लोग उतने ही समृद्ध होंगे और वो जो है उतना ही अपने जो है राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास करेंगे। तो जितनी कानूनी पद्धति जो है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्याय दिलाने में। तो कानूनी पद्धति में न्याय दिलाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था की स्थापना की गई है। कानूनी पद्धति द्वारा न्याय दिलाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था अपनाई गई है। जैसे भारत में देखो, भारत में जो है न्याय के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय है भारत की राजधानी में, और प्रत्येक प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय है, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है, जिले न्यायालय से भी नीचे सेशन न्यायालय और सेशन कोर्ट जो है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है रखे गए हैं। तो क्या है कि कानूनी पद्धति में वकील से लेकर प्रत्येक प्रकार के न्यायाधीशों का वर्णन किया गया है। जो कानूनी पद्धति है, जो लीगल सिस्टम है, उसमें न्यायालयों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन साथ में ही वकीलों से लेकर प्रत्येक प्रकार के मुकदमों और जो है न्यायाधीशों का भी वर्णन किया गया है। लोग अपने मुकदमों को वकीलों की सहायता से लड़ते हैं। वर्तमान समय में भी आप देखते हैं, जब भी कोई मुकदमा होता है तो लोग अपना वकील करते हैं और वकील की जो है सहायता से, वकील के माध्यम से अपना केस जो है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो लड़ते है तथा अपने लिए निश्चित न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो लोग जो है वकीलों के माध्यम से अपने लिए एक निश्चित न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश में वकील एक केस मुकदमे के सही और ईमानदार निपटारे के लिए न्यायालय के लिए जो है प्रत्येक प्रकार से उत्तरदायी है। तो किसी भी देश में जो वकील है वो एक केस या मुकदमे को सही और ईमानदार निपटारे के लिए वे न्यायालय के प्रति यहाँ पर जो है न्यायालय के प्रति होगा कि वे जो है न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है। भारत की कानूनी पद्धति में वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो भारत का लीगल सिस्टम है, किसी भी देश की कानूनी पद्धति में वकील जो है मुकदमों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो भारत की कानूनी पद्धति है, भारत की कानूनी पद्धति में भी वकील बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत में भी न्यायालयों में जब कोई मुकदमा जाता है तो वकील ही जो है उस मुकदमे को परस्यू करते हैं और उस मुकदमे की जो है पैरवी करते हैं। तो समाज में वकीलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज में वकीलों की आवश्यकता क्यों है? आप भी ये सोचते होंगे कि जो है वकीलों की आवश्यकता क्यों है समाज में? तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि वकील प्रत्येक समाज में शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वकील न्यायाधीशों के साथ मिलकर शांति बनाए रखते हैं। वकील क्या करते हैं? वकील जो है न्यायाधीशों के साथ मिलकर शांति बनाए रखते हैं, अर्थात लोगों के बीच जब झगड़ों का निपटारा करेंगे तो समाज में जो है अपने आप ही शांति जो है स्थापित होगी। ऐसी व्यवस्था बनाते ये लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे समाज में अव्यवस्था को बढ़ावा ना मिले। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयास करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं वकील और न्यायाधीश मिलकर, जिससे जो है समाज में अव्यवस्था ना फैले तथा प्रत्येक समस्या का उचित समाधान निकल सके। प्रत्येक समस्या, जैसे जिस प्रकार चाहे सिविल मैटर हो, चाहे फौजीदारी मुकदमे हो, चाहे वो जो है क्रिमिनल मैटर्स हो, तो प्रत्येक प्रकार के मुकदमों का निपटारा जो है
कोर्ट में किया जाता है वकील और न्यायाधीशों द्वारा। ठीक है, और समस्या का उचित समाधान निकालने का ये प्रयास करते हैं। वैधानिक संशोधन करने में भी वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी कानून में कोई संशोधन करना है तो उस कानून के संशोधन में भी वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सरल शब्दों में वकीलों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज में जो एक साधारण व्यक्ति है, एक जो पढ़ा लिखा जो नॉर्मल व्यक्ति है, गांव का अनपढ़ व्यक्ति है, वो अपने आप अपने केस की पैरवी नहीं कर सकता। इसलिए उसको वकील की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि वकील जो है कानूनी मामलों में उसका वह जो है एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, उसको प्रत्येक दाम पेच पता होते हैं, किसके कानून के दाम पेच पता होते हैं। इसलिए वकील जो है उनके मामले को, उनके मुकदमे को कोर्ट में दायर करता है और उसे लड़ता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रिटिश पूर्व जो भारत की वैधानिक पद्धति है, जो भारत में जो लीगल सिस्टम है, जो कानूनी पद्धति है, कानूनी प्रणाली है, इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है ब्रिटिश पूर्व जो है भारत में वैधानिक पद्धति, अर्थात जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत में जो कानूनी जो पद्धति है वो किस प्रकार थी, भारत में किस प्रकार से कानून द्वारा जो है न्याय किया जाता था। आपको पता है जब तक जो अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे तो राजा रजवाड़े थे और राजा ही न्याय करते थे। ठीक है, क्योंकि वो धर्मों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो है, या अपने मंत्रियों की मंत्री परिषद के अनुसार वो जो है न्याय करते थे। जो लोग जो है क्या क्या करते थे, चोरी चकारी या विभिन्न जो है हत्या के मामले से संबंधित होते थे, उनको वो अपनी इच्छा अनुसार दंड देते थे। ब्रिटिश पूर्व का अर्थ है कि जब तक ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे, 16वीं शताब्दी से पहले जो भारत था उसमें राजा रजवाड़े ही न्याय करते थे कानूनी पद्धति में। लेकिन जब एक जो है ब्रिटिश भारत में है कानूनी पद्धति, तो जो व्यवस्थित वर्णन मिलता है भारत में कानूनी पद्धति का, लीगल सिस्टम का, तो वो जो है ब्रिटिशर्स के समय से मिलता है। ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो इन्होंने जो है भारत में न्यायालयों की स्थापना की और जो है बहुत सारी जो है कानून बनाए, कोडिफिकेशंस की, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे वो इंडियन पेनल कोड हो। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है भारत में जो है उच्च न्यायालय सबसे पहले जो है मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में जो है ओपन किए। वहाँ से लीगल सिस्टम जो है शुरू हुआ। और मध्यकाल में भी, मुस्लिम काल में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो है मुस्लिम काल में जो न्याय पद्धति थी भारत में वो कैसी थी, और आधुनिक समय में अर्थात 1947 के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद भारत में कैसी न्याय पद्धति है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं जो ब्रिटिश पूर्व भारत है, अर्थात अभी ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे, 16वीं शताब्दी से पहले भारत में न्याय व्यवस्था कैसी थी, कानूनी व्यवस्था कैसी थी, वैधानिक पद्धति कैसी थी, लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसा था, लीगल सिस्टम कैसा था ब्रिटिशर्स के आने से पूर्व भारत में। तो कहते हैं कि ब्रिटिश पूर्व भारत की वैधानिक पद्धति, जो कानूनी पद्धति है, वो उतनी ही संगठित थी जितनी कि आज है। तो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भारत में कानूनी व्यवस्था थी वो उतनी ही संगठित थी जितनी कि वर्तमान समय में है। ठीक है, जितनी कि वर्तमान समय में भारत में है। ब्रिटिश काल से पहले, अर्थात ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू काल जब होता था, ठीक है, हिंदू कालखंड में न्यायालयों को जो है न्यायालयों को जो है अधिकार राजा से प्राप्त होता था। कहते हैं कि जो हिंदू कालखंड था, हिंदुओं का जो समय था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हिंदू कालखंड था, उसमें जो न्यायालय होते थे, जो राजा ने स्थापित किए होते थे न्यायालय, तो उनमें जो शक्तियाँ थी वो राजा से प्राप्त होती थी न्यायालयों को, और जो अधिकार था वो राजा से प्राप्त होता था। ठीक है, राजा का न्यायालय जो है सभी न्यायालयों में श्रेष्ठ होता था, और जो राजा का दरबार होता था, जो राजा के दरबार में जो न्याय दिया जाता था, और राजा का दरबार जो है न्याय का सर्वश्रेष्ठ जो है न्यायालय माना जाता था हिंदू काल खंड में, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ठीक है, राजा को किसी भी केस की सुनवाई और उस पर निर्णय लेने में जो है परामर्शक मंडल द्वारा परामर्श दिया जाता था। तो राजा जब भी किसी जो है मुकदमे के संदर्भ में निर्णय देता था तो उसके लिए राजा को एक परामर्शक मंडल, एक एडवाइजरी मंडल बनाया गया होता था। एक उदाहरण के लिए जैसे किसी राजा को, मान लो कोई राजा है, मनु एक राजा है, तो जब वो न्याय करते थे अपने दरबार में, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपने लिए एक परामर्शक मंडल रखते थे, 4 लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी रखते थे। वो फिर एडवाइस देते थे, उसके अनुसार वो जो है क्या करते थे,
परामर्श देते थे और परामर्श देने पर फिर जो है मंडल जो है क्या करता था, मंडल जब उनको जो है परामर्श देता था तो राज्य फिर उसके आधार पर निर्णय करता था। और यह ज़रूरी नहीं था, राजा इसके लिए बाध्य नहीं था कि जो परामर्शक मंडल उन्हें जो है सुझाव देगा उसको वो माने। अगर उनकी इच्छा करती है कि वो माने तो वो जो है मान सकते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको जो है परामर्श मंडल द्वारा जो सलाह दी गई है उसको नहीं मानना है तो वो नहीं मान सकते। तो राजा जो है न्याय का मुख्य स्तंभ था, राजा जो है न्याय का मुख्य पिलर था हिंदू कालखंड में ब्रिटिशर्स के आने से पूर्व। और इसके अलावा जिस प्रकार आज के समाज में वकील मुकदमे लड़ते हैं, ब्रिटिश पूर्व भारत की जो वैधानिक पद्धति है उसमें वकील नहीं होते थे। वर्तमान समय में क्या होता है, वर्तमान समय में वकील जो है कोर्ट में जाकर जो है हमारी मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश पूर्व भारत था, जो हिंदू कालखंड था, उसमें जो है वकील नहीं होते थे, वकील नहीं होते थे। और जो ब्रिटिश पूर्व भारत की कानूनी पद्धति में राजा जो है सबसे सर्वोच्च स्थान रखता था। जो ब्रिटिश पूर्व जो वैधानिक पद्धति थी, लीगल सिस्टम था, उसमें राजा सर्वोच्च स्थान रखता था और वो ही न्याय का अंतिम स्रोत था, और राजा ही न्याय का अंतिम स्रोत था। कहाँ पर? ब्रिटिश पूर्व भारत में। और वह अंतिम स्रोत था अर्थात राजा का न्याय अंतिम चरण था, अर्थात राजा का दिया गया निर्णय जो है अंतिम निर्णय माना जाता था। यदि राजा ने किसी को जो है प्राण दंड दे दिया, फांसी दे दी, तो उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाता था। तो जो राजा का न्याय था वो अंतिम न्याय था। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में न्यायालय ने जो अंतिम निर्णय दिया वही अंतिम निर्णय नहीं है, वही अंतिम निर्णय है। लेकिन ब्रिटिश काल में, जो ब्रिटिश कालखंड से पूर्व का काल था, हिंदू कालखंड जिसको हम कहेंगे, ब्रिटिशर्स के आने से पूर्व अर्थात 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो उससे पहले जो भारत में जो वैधानिक पद्धति थी उसमें राजा ही कानून का मुख्य स्रोत था और राजा ही प्रत्येक प्रकार के निर्णय करते थे, और उस समय जो है वकील भी नहीं होते थे। ठीक है। अब दूसरा जो कालखंड है मुस्लिम कालखंड। ठीक है। तो मुस्लिम कालखंड ब्रिटिश पूर्व जो हिंदू का मैंने आपको बता दिया, हिंदू कालखंड में जो है राजा न्याय का मुख्य स्रोत होता था और वकील नहीं होते थे, और राजा को न्याय के संबंध में परामर्श देने के लिए एक परामर्श मंडल होता था, लेकिन राजा बाध्य नहीं था कि परामर्श मंडल द्वारा जो सलाह दी गई है वो उसको माने ही माने, वो नहीं भी मान सकता था परामर्श मंडल द्वारा दी गई सलाह को। तो जो मुस्लिम काल है, मुस्लिम काल में जो मुकदमेबाज लोग जो है सदा वकीलों की सहायता से अपना मुकदमा लड़ते थे। ठीक है। तो मुस्लिम काल में अब वकीलों का प्रचलन आरंभ हो गया था, और जो मुकदमेबाज लोग हैं अर्थात जो अपना मुकदमा जो है लड़ना चाहते हैं वो वकीलों की सहायता से ही अपना मुकदमा लड़ते थे। अब आप सोचते होंगे कि मुकदमा क्या होता है। उदाहरण के लिए यदि घर में या किसी दो परिवार में लड़ाई हो जाती तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो उसको मुकदमा कहते हैं, और वो मुकदमा वकीलों की सहायता से ही लड़ा जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो क्रिमिनल का हो, चाहे वो किसी की उत्पीड़ना का हो। ठीक है। तो जो है ये वो अपना मुकदमा लड़ते थे वकीलों की सहायता से, और मुकदमे में जो है धनराशि का कुछ भाग जो है वकील को दिया जाता था, और ये वर्तमान समय में भी होता है। वकील जो है फीस लेते हैं आपके मुकदमे लड़ने के उसमें एवज में। ठीक है। तो उस समय भी ऐसा होता था कि जब कोई वकील उनका मुकदमा लड़ता था मुस्लिम कालखंड के लोगों का, तो उनको जो है कुछ फीस देनी पड़ती थी। इस बात को निश्चित करते थे कि जिला कोर्ट में वकील के रूप में पेश होने की आज्ञा किसे दी जाए। ठीक है। और उस समय जो है स्थानीय न्यायालय इस बात को निश्चित करते थे, मुस्लिम कालखंड में जो स्थानीय न्यायालय थे वो इस बात को निश्चित करते थे कि जो है कोर्ट में वकील के रूप में पेश होने की आज्ञा किसे दी जाए, अर्थात कौन व्यक्ति जो है वकील के रूप में जो है कोर्ट में पेश हो सकता था। इस प्रकार जो है क्या था, इस प्रकार मुस्लिम काल में वैधानिक व्यवस्था प्रचलित थी। तो सरल शब्दों में मुस्लिम काल में जो है क्या था, मुस्लिम काल में जो है वकीलों द्वारा मुकदमे लड़े जाते थे, और वे लोगों से फीस लेते थे मुकदमे लड़ने के लिए। और जो स्थानीय न्यायालय थे उस समय मुस्लिम कालखंड में, वो इस बात को निर्धारित करते थे कि कौन सा व्यक्ति जो है मुकदमा लड़ सकता है कोर्ट में और कौन सा नहीं। ठीक है।
अब हिंदू काल को जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू काल में मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, हिंदू काल में जो राजा था इसकी विशेषताएं जानने की कोशिश करते हैं। राजा न्याय व्यवस्था और वैधानिक कानून का सबसे प्रमुख स्रोत था। तो जो हिंदू काल था, ब्रिटिशर्स के आने से पूर्व का काल, तो उसमें ब्रिटिश पूर्व भारत में हिंदू काल की यह एक मुख्य विशेषता है कि इसमें राजा न्याय व्यवस्था अर्थात वैधानिक कानून का मुख्य स्रोत था। अर्थात राजा न्याय व्यवस्था का मुख्य स्रोत था। राजा ही प्रत्येक प्रकार के मुकदमे में अंतिम निर्णय देता था। लोगों के बीच जो झगड़े होते थे राजा के राज्य में, तो राजा अंतिम निर्णय देता था। अगर कोई चोरी करता था राजा के राज्य में, तो अंतिम निर्णय राजा का होता था। यदि कोई राजा के विरुद्ध कोई काम करता था तो अंतिम निर्णय राजा का होता था। उसको दरबार में बुलाया जाता था, व्यक्ति को दरबार में सभा लगाई जाती थी, फिर उसके आरोप को सिद्ध किया जाता था। अगर उसका आरोप सिद्ध हो गया तो राजा उसको दंड देता था। तो ब्रिटिश पूर्व जो भारत था, हिंदू काल खंड था, उसमें राजा न्याय व्यवस्था का मुख्य स्रोत था। और कई प्रकार की जो मुकदमे थे, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, चाहे वो मुकदमे मानहानि से संबंधित हो, तो अंतिम निर्णय का अधिकार राजा के पास था और न्यायालयों को अपना अधिकार राजा से प्राप्त होता था। और उस समय जो राजा के पास जो न्यायालय भी होते थे, उन न्यायालयों को जो अधिकार था, कानून का जो अधिकार था, न्याय के संबंध में निर्णय देने का अधिकार था, वो भी राजा से प्राप्त होता था। ठीक है। दूसरी विशेषता है हिंदू कालखंड में जो न्याय व्यवस्था थी, जो वैधानिक पद्धति थी, जो लीगल सिस्टम था भारत में, राजा को न्याय दिलाने के लिए एक परामर्श मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो कहते हैं कि जो हिंदू कालखंड था, ब्रिटिश पूर्व भारत में जो वैधानिक पद्धति थी, जो लीगल सिस्टम था, जो कानूनी प्रणाली थी, उसमें किसी मुकदमे का जब जो है निर्णय दिया जाता था, तो निर्णय देने के लिए एक परामर्श मंडल की व्यवस्था भी की जाती थी। निर्णय देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी, एक परामर्श मंडल की स्थापना की जाती थी राजा द्वारा। जैसे राजा अकबर थे, तो उनके अकबर में जो है अकबर के दरबार में और भी बहुत सारे मंत्री होते थे, तो उनका एक परामर्श मंडल होता था मंत्रियों का, जो उनके योग्य मंत्री होते थे। तो जब वो न्याय देते थे, तो न्याय के संबंध में वो लोग उन्हें परामर्श देते थे पूरा मुकदमा सुनने के बाद कि क्या यह व्यक्ति सही है या नहीं। जिस प्रकार जो है अकबर के दरबार में बीरबल थे, तो वो क्या करते थे, फिर राजा को जो जब वो सलाह देते थे उस मुकदमे के संबंध में, तो राजा इस बात के लिए बाध्य नहीं था कि वह उनके परामर्श को माने। तो राजा अपना अंतिम निर्णय जो है उनकी सलाह को मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता था। तो राजा उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था, जो परामर्श मंडल द्वारा दिया जाता था, एडवाइजरी मंडल द्वारा राजा को दिया जाता था। ये दूसरी विशेषता थी किसकी, हिंदू कालखंड में जो वैधानिक पद्धति थी भारत में। तीसरी विशेषता है लीगल सिस्टम की इंडिया में, वैधानिक पद्धति की भारत में, कि वकीलों का अस्तित्व नहीं था। वकीलों का अस्तित्व जो है मुस्लिम काल से आना प्रारंभ हो गया है। ब्रिटिश जो पूर्व भारत था, जो हिंदू कालखंड था, उसमें वकीलों का अस्तित्व नहीं था, उसमें लॉयर्स का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा रजवाड़े होते थे। राजा रजवाड़े ही न्याय का अंतिम स्रोत होते थे। अगर न्यायालय स्थापित होते थे तो अंतिम अधिकार जो है राजा के पास ही होता था, और वो न्यायालय राजा से ही शक्ति प्राप्त करते थे। तो वकीलों का अस्तित्व नहीं था हिंदू कालखंड में। राजाओं के समय में जो है वकीलों का अस्तित्व नहीं था। लोग अपनी अपनी समस्याओं का जो है निवारण करने के लिए, अर्थात लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए राजा के पास सीधे तौर पर जाते थे। अगर राजा के राज्य में लोग आपस में जो है लड़ते थे, झगड़ते थे, तो वो जो है न्याय पाने के लिए जो है राजा के दरबार में जाते थे कि मेरे साथ जो है ये गलत हुआ है, ये काम, तो मुझे जो है न्याय चाहिए। तो वो जो है राजा के दरबार में जाते थे। तो वकीलों का अस्तित्व नहीं था। ये तीसरी विशेषता थी जो हिंदू काल खंड था। अब आते हैं मुस्लिम काल की तरफ कि मुस्लिम काल में जो भारत की वैधानिक पद्धति थी, लीगल सिस्टम थी, कानूनी प्रणाली थी, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, वकीलों का अस्तित्व। मुस्लिम काल में जो है अब वकीलों का अस्तित्व आ गया था। अब जो है वकील आ गए थे समाज में। ब्रिटिश पूर्व भारत में जो मुस्लिम काल था, उसमें जो है लोग जो है वकीलों के माध्यम से अपने मुकदमे जो है न्यायालयों में दायर कर सकते थे। अब
अब वो जो है न्यायालयों में जो है वकीलों के माध्यम से अपने मुकदमे दायर करना लोगों ने आरंभ कर दिया। इस काल में वकीलों का जो है लोगों के मुकदमों के प्रतिनिधि के रूप में जो है जन्म हुआ। अर्थात मुस्लिम काल में जो वकील है, वकीलों का लोगों के प्रतिनिधि के रूप में अर्थात लोगों के मुकदमे लड़ने के प्रतिनिधि के रूप में जन्म हुआ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुस्लिम काल में जो न्यायालय है वो इस बात को निर्धारित करते थे कि कौन सा व्यक्ति जो है किसका मुकदमा लड़ेगा न्यायालय में। अगर वह व्यक्ति योग्य होता था तो उसको मुकदमे लड़ने के लिए भेजा जाता था। तो वकील एजेंट के रूप में कार्य करते थे। मुस्लिम काल खंड में जो ब्रिटिश पूर्व भारत का मुस्लिम काल खंड था, तो उसमें सबसे पहले वकीलों का उदय हुआ, वकीलों का अस्तित्व हुआ, जो वकील वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं। दूसरा है न्यायालय की दृढ़ संरचना। न्यायालय का जो एक व्यवस्थित संरचना, ये भी मुस्लिम कालखंड में ही आई। मुस्लिम काल में न्यायालयों की दृढ़ संरचना अस्तित्व में आई, अर्थात मुस्लिम काल में ही न्यायालयों का एक व्यवस्थित संरचना, एक स्ट्रक्चर जो है अस्तित्व में आया। अब राजा की जगह जो है लोग न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करने लगे। तो जो हिंदू कालखंड था उसमें राजा के पास जाकर लोग न्याय देते थे, लेकिन मुस्लिम कालखंड में अब राजा के पास लोग नहीं जाने लगे, बल्कि अब लोग न्यायालयों में न्याय पाने के लिए जाने लगे और वकील उनका जो है मुकदमा लड़ने लगे और न्यायाधीश जो है वहाँ पर मुकदमों का निर्णय देने के लिए होते थे। ठीक है, ये था ब्रिटिश पूर्व भारत में। ब्रिटिश पूर्व जो भारत था उसमें जो है कानूनी पद्धति कैसी थी, उसमें हमने देखा हिंदू कालखंड में क्या था और मुस्लिम कालखंड क्या था। अब हम देखेंगे ब्रिटिश कालखंड में जो है, जब भारत में ब्रिटिशर्स आए 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, तो वहाँ से ही वो भारत में जो है क्या करना आए, तो व्यापारी बनकर थे, व्यापारी कंपनी बनकर आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे संपूर्ण भारत के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करके इन्होंने भारत को अपने कब्जे में कर लिया। और जो है जितने भी कानून बनाए, चाहे वो राजनीतिक कानून हो, चाहे वो आर्थिक कानून हो, चाहे वो जो है वैधानिक कानून हो, वो सारे के सारे अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाए गए। तो वो जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल कब से कब तक, 1600 से 1947, इसको जो है हम ब्रिटिश काल के रूप में मानते हैं। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये 1600 से 1947 का काल है, जिसको ब्रिटिश काल कहा जाता है, जिसको जो है जब हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे 1600 से 1947 तक, तो इस काल में वैधानिक पद्धति कैसी थी, इस काल में कानूनी पद्धति कैसी थी। चाहे आप वैधानिक पद्धति कहो, चाहे आप कानूनी पद्धति कहो, चाहे आप लीगल सिस्टम कहो, तो इस काल में वैधानिक पद्धति कैसी थी, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या विशेषता। तो सबसे पहली जो विशेषता थी बच्चों ब्रिटिश काल में वैधानिक पद्धति की, वो थी संगठित न्याय व्यवस्था, ऑर्गेनाइज्ड लीगल सिस्टम। तो जो वर्तमान जो हमारे पास संगठित न्याय व्यवस्था है, जिस प्रकार उच्च न्यायालय है जो है, उसके बाद सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, फिर सेशन कोर्ट है, तो ये संगठित व्यवस्था, ये ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था, यदि आज हम जो है इसका आनंद ले रहे हैं या इन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, तो ये अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों ने ऑर्गेनाइज्ड किया है इन चीज़ों को यहाँ पर। तो भारत का जो काल है, ब्रिटिश भारत का जो काल है, जब भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन था 1600 से 1947 में, तो न्याय व्यवस्था पहले जो है हिंदू तथा मुस्लिम काल की तुलना में अब जो है संगठित न्याय व्यवस्था थी। तो हिंदू और मुस्लिम कालखंड की जो है तुलना में अब यह व्यवस्था जो है कैसी व्यवस्था थी, संगठित न्याय व्यवस्था थी और वैधानिक पद्धति जो है आरंभ की गई थी। अब यह वैधानिक पद्धति जो है प्रेसिडेंसी टाउन, जो वैधानिक पद्धति है, यह प्रेसिडेंसी टाउन में एक जो है मेयर का पद रखा गया। तो अब जो है वैधानिक पद्धति में मेयर द्वारा, मेयर टाउन में एक मेयर होगा, वह जो है न्याय व्यवस्था को संभालेगा। और प्रेसिडेंसी टाउन जो है न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, वैधानिक पद्धति में क्या हुआ, प्रेसिडेंसी टाउन न्यायालय स्थापित किया गया और सबसे पहले जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे जो है प्रेसिडेंसी शहरों में एक समान वैधानिक पद्धति आरंभ की गई।
तो प्रेसिडेंसी जो टाउन होते थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन में सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड जो है क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइज्ड लीगल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और सबसे पहले जो न्यायालय स्थापित किए गए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो है 3 उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुए, तो ये किए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। तो यहाँ से जो है जो संगठित न्याय व्यवस्था है उसका आरंभ हो गया था। तो फिर से रिपीट करता हूँ, भारत में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम जो न्यायालय स्थापित किए वो किए थे मद्रास, उसके बाद जो है मुंबई और कलकत्ता में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए थे सबसे पहले अंग्रेज़ों ने। तो उसके बाद है 1726 का जो चार्टर एक्ट द्वारा वैधानिक प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलेशन नहीं। तो 1726 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में जो शाही न्यायालयों को स्थापित किया गया, ठीक है, चार्टर एक्ट द्वारा शाही न्यायालय स्थापित किए गए, परंतु वैधानिक प्रैक्टिस करने वालों को जो है रेगुलेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह पेशा संगठित ना था, ठीक है, और बहुत से लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे जिनको कानून का ध्यान नहीं था। तो कहते हैं कि जो 1726 का जो चार्टर एक्ट था उसमें प्रैक्टिस के लिए कोई भी जो है रेगुलेशन नहीं बनाए गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसी कानून की प्रैक्टिस कर रहे थे जिनको जो है कानून का ध्यान ही नहीं था कि कानून में कौन कौन से रेगुलेशन है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। दूसरा जो तीसरा जो पॉइंट है उसमें 1726 के एक्ट को 1753 चार्टर एक्ट के द्वारा जो है क्या किया गया, इसको संशोधित किया गया। 1700 जो है 26 के एक्ट को 1753 में संशोधित किया गया। 1753 के चार्टर एक्ट द्वारा वैधानिक प्रैक्टिस करने वालों के लिए वैधानिक परीक्षण और वैधानिक शिक्षा पाने के लिए जो है वैधानिक पाने के महत्व का प्रावधान नहीं किए गए। इस तरह इस चार्टर में भी वैधानिक पेशा संगठित नहीं हुआ। तो कहते कि 1726 का जो एक्ट था उसमें 1753 में जो है संशोधन हुआ, और वैधानिक प्रैक्टिस करने वालों के लिए वैधानिक प्रशिक्षण और वैधानिक शिक्षण पाने के लिए जो है महत्व का प्रावधान नहीं किए गए। अर्थात यदि कोई लोग जो है वैधानिक शिक्षण पाना चाहते हैं, लीगल जो है अगर वो जो है प्रशिक्षण पाना चाहते हैं तो उनके लिए, और अगर वो कोई वैधानिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए। और बाद में आता है नंबर 4, 1773 और 1774 में चार्टर एक्ट में भारत में वैधानिक व्यवसाय को बढ़ावा दिया गया। अर्थात 1773 और 74 के एक्ट में सबसे पहले ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन को यह अधिकार दे दिया कि वह जो है, किसने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश शासन को यह अधिकार दे दिया कि वह 1774 के एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करे। तो कलकत्ता में 1700 कब जो है 1774 में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1801 में मद्रास में, 1774 में जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट स्थापित किया गया, और उसके अलावा 1801 में जो है मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। और उसके अलावा जो 1823 में जो है ब्रिटिश ने मुंबई में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया। 1823 में जो है मुंबई में, उसके अलावा जो है 1774 के एक्ट द्वारा कलकत्ता में, उसके अलावा 1801 में मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुए, जहां से जो है न्याय अब धीरे धीरे संगठित रूप में भारत में आने लगा था। एक संगठित व्यवस्था आने लगी थी न्याय की भारत में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट ने ब्रिटिश सम्राट को अधिकृत किया, ठीक है, और वह अपना उच्च न्यायालय प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन में स्थापित कर सकता है। तो इस एक्ट के द्वारा जो है इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश जो सम्राट है उसको यह अधिकार मिल गया कि वह प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन में क्या कर सकता है, अपना एक न्यायालय स्थापित कर सकता है। और उच्च न्यायालयों की स्थापना के बाद बंगाल, ठीक है, बंगाल और आगरा असम सिविल सोसाइटी कोर्ट एक्ट 1887 द्वारा बंगाल, असम और पश्चिमी प्रांतों में सिविल कोर्ट्स की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद है 1879 का लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इस एक्ट द्वारा कोई भी व्यक्ति एक वकील के जो है साथ या समक्ष कोर्ट में जो है दाखिल होकर एक्ट के सेक्शन
2 के अंतर्गत ऐसी संरचना न्यायालय नामांकन दर्ज कर सकता है। न्यायालय में जो है वो अपना नामांकन दर्ज कर सकता है। फिर बनी इंडियन बार काउंसिल। इंडियन बार काउंसिल 1922। इंडियन बार काउंसिल कब बनी थी? 1922 में। यह समिति जो है सर एडवर्ड जो है चैम्बर्स की अध्यक्षता में बनी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो इंडियन बार काउंसिल बनी थी, इस समिति का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत स्तर पर जो है क्या करना था? न्यायालयों की संरचना निर्धारित करना था तथा साथ ही उच्च न्यायालय के लिए भी बार समिति स्थापित करना था। तो इंडियन बार काउंसिल द्वारा पहली बार क्या किया गया? इसके द्वारा जो है यह जो इंडियन बार काउंसिल थी 1922 में जो बनी थी, इसकी अध्यक्षता सर एडवर्ड चैम्प्यूर ने की थी। तो इसके द्वारा जो है भारत में जो न्यायालयों की संरचना है उसको निर्धारित किया गया था। 1926 का बार काउंसिल एक्ट, चलिए जानते हैं 1926 के बार काउंसिल एक्ट के द्वारा क्या हुआ। 1926 का जो बार काउंसिल एक्ट आया, इसमें भारतीय बार काउंसिल एक्ट बना। इसमें उच्च न्यायालय को जो है अधिकार दिया गया कि वह हाई कोर्ट के किसी भी वकील को प्रैक्टिस करने से भी हटा सकते हैं यदि वह वकील दुराचार का दोषी पाया जाता है। तो 1926 का जो बार काउंसिल एक्ट आया, उसने हाई कोर्ट को जो है यह अधिकार दिया कि यदि कोई वकील जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसे वकील को प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है यदि वह दुराचार के आरोप में जो है वह जो है उस पर दुराचार का जो आरोप है वह सिद्ध हो जाता है कि उसने कुछ गलत किया हुआ है। अगर ऐसा आरोप जो है वकील पर सिद्ध हो जाए तो वह अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये 1926 के एक्ट ने यह प्रावधान किया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब अंग्रेज चले गए भारत से 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो लीगल सिस्टम थी, कानूनी प्रणाली था, या जो वैधानिक पद्धति थी, वैधानिक पद्धति कहो, कानूनी पद्धति कहो, लीगल सिस्टम कहो, बात एक ही है। तो वो वैधानिक पद्धति या कानूनी पद्धति कैसी थी? अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और अंग्रेज चले गए हैं, तो देखते हैं, जानते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है। तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की वैधानिक कानूनी पद्धति में ब्रिटिश काल के समय की वैधानिक पद्धति का प्रमुख अंग है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो न्याय पद्धति है, ये ब्रिटिश काल के समय का ही एक प्रमुख अंग है। अर्थात जो वर्तमान समय में हमारे पास व्यवस्था है वर्तमान भारत में, वो ब्रिटिशर्स की ही देन है। ब्रिटिश काल में जिस प्रकार की जो न्यायिक तथा कानूनी व्यवस्था थी, वही कानूनी व्यवस्था बाद में कुछ एक आधारों के साथ अस्तित्व में रही। ठीक है, तो वही व्यवस्था जो अंग्रेज यहाँ पर व्यवस्थित करके गए थे, न्याय व्यवस्था, वही भारत में रही कुछ एक आधारों के साथ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की वैधानिक पद्धति जो है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की वैधानिक पद्धति किस प्रकार है। तो सबसे पहले 1951 में ऑल इंडिया वार कमेटी जो है, न्यायाधीश, ऑल इंडिया वार कमेटी 1951 में न्यायाधीश एस आर जो है फास की अध्यक्षता में बनी। ठीक है, सबसे पहले जो बनी, अध्यक्षता में बनी। ठीक है, इस कमेटी ने न्याय के संबंध में बहुत प्रकार की सिफारिशें की, जिनमें जो है मुख्य सिफारिशें जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो मुख्य सिफारिशें थी, जो बार कमेटी बनी थी 1951 में, तो इस बार कमेटी की मुख्य सिफारिशें क्या थी? सबसे पहले इसमें एडवोकेट का, वकील का अर्थ इसमें सुनिश्चित किया गया कि एडवोकेट का अर्थ क्या होगा, किसके द्वारा? जो 1951 में ऑल इंडिया वार कमेटी बनी, इसने सबसे पहले एडवोकेट का अर्थ जो है स्पष्ट किया। इसका अर्थ यह है कि एडवोकेट वह है जो निहित प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी भूमिका में प्रवेश ग्रहण करता है तथा जिसको कानून की समझ हो। तो एडवोकेट का अर्थ क्या बताया गया इंडियन वार कमेटी के द्वारा? कि एडवोकेट वह है, ठीक है, जो निहित प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी भूमिका में प्रवेश ग्रहण करता है। अर्थात जो निहित प्रावधान है संविधान में नहीं, जो निहित प्रावधान है कानून के अनुसार, न्याय व्यवस्था में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इंडियन पेनल कोड में, तो जिसको इनका ज्ञान है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इंडियन पेनल कोड का, तो वह जो है क्या कर सकता है? वह वकील की रूप में भूमिका जो है ग्रहण कर सकता है। जिसको कानून की समझ हो वह वकील होगा, वह एडवोकेट होगा। दूसरा है बार काउंसिल का अर्थ। इसमें बार काउंसिल का अर्थ क्लियर किया गया।
जो 1951 में ऑल इंडिया बार कमेटी बनी थी। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है एक बार काउंसिल की संरचना की गई। इसके अतिरिक्त भारत में ब्रिटिश भारत की एकीकृत न्याय प्रणाली को भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, इस एक्ट के तहत जो है एक बार काउंसिल की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत, जो 1951 में ऑल इंडिया बार कमेटी बनी। तो इस एक्ट के तहत जो है भारत में एक बार काउंसिल बनाया गया और भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की रचना की। अब भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की रचना कैसी हुई? भारत में सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। एकीकृत न्याय प्रणाली भारत ने कहाँ से ली है? भारत ने जो एकीकृत न्याय प्रणाली है यह जो है यूनाइटेड किंगडम से ली है। ठीक है, एकीकृत न्याय प्रणाली में क्या होता है, भारत ने एकीकृत न्याय प्रणाली इंग्लैंड से ली है। एकीकृत न्याय प्रणाली में क्या होता है कि संपूर्ण देश में जो है न्याय के लिए जो जितने भी न्यायालय स्थापित किए जाते हैं उन न्यायालयों में एक प्रकार के ही कानून लागू किए जाते हैं। देश की राजधानी में जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिस प्रकार भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, जो न्यायालय का सबसे बड़ा दरबार है। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में जो है एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। प्रत्येक प्रदेश, जैसे हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, तो शिमला में एक उच्च न्यायालय है। कई जो प्रदेश है उनको 2 या 3 प्रदेशों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय दिया गया है। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो है एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही हाई कोर्ट है। तो इस प्रकार व्यवस्था की गई है। और जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में, हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं तो उन जिलों में एक जिला न्यायालय है। ठीक है, चाहे उच्च न्यायालय हो, और जिला न्यायालय के नीचे जो है सेशन कोर्ट भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे जो है सब डिवीज़न लेवल पर। ठीक है, तो प्रत्येक न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, तो इनमें एक प्रकार के ही कानून लागू किए जाते हैं। अर्थात ये एकीकृत व्यवस्था है। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसके निचले लेवल पर जो है उच्च न्यायालय है, उसके निचले लेवल पर जो है जिला न्यायालय है, उसके निचले लेवल पर जो है कौन से हैं, सेशन कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है आते हैं। तो बार काउंसिल के द्वारा जो है क्या किया गया, भारत में एक एकीकृत प्रणाली, एक एकीकृत न्याय प्रणाली स्थापित की गई। एक सिंगल जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम स्थापित किया गया भारत में। तो सबसे पहले इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो एकीकृत व्यवस्था स्थापित की गई, एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, सिंगल जुडिशियल सिस्टम स्थापित किया गया, उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च स्तर पर है, जो देश की राजधानी में है। जैसे मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वर्तमान समय में भारत का राजधानी दिल्ली में है, भारत की राजधानी दिल्ली में है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय प्रदेश की राजधानी में होता है, और जिला न्यायालय जिला और सेशन जज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जिला न्यायालय होगा, ठीक है, और जिला से नीचे जो है सेशन न्यायालय, ये जो है खंड स्तर पर होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कानूनी पद्धति में जो न्याय दिलाने का सबसे बड़ा न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय देश की राजधानी में स्थित होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार इत्यादि। ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो है दरबार है, न्याय का सबसे बड़ा और सबसे उच्च दरबार है, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। ठीक है, इसमें कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। दूसरे स्तर पर होता है उच्च न्यायालय, इसको कहते हैं हाई कोर्ट। इसको जो है हाई कोर्ट भी कहते हैं उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है प्रदेश की राजधानी में होती है। प्रदेश की राजधानी का अर्थ है, जैसे हिमाचल है, हिमाचल की राजधानी में हाई कोर्ट है, शिमला में हाई कोर्ट है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो है उच्च न्यायालय को भी प्राप्त होती है, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का यह भी एक मुख्य साधन है। तो तीसरा है जिला न्यायालय। प्रत्येक जिले में जो है न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायालय स्थापित किया जाता है। जिले में, प्रत्येक जिले में, जैसे कांगड़ा जिला है तो कांगड़ा जिले में एक न्यायालय है, चाहे वो मंडी है, मंडी में भी एक न्यायालय है। इसके अलावा बिलासपुर, हमीरपुर, सभी जिलों में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं।
स्थापित किए गए हैं और ज़िले में जो न्याय प्रदान करते हैं। इसके अलावा सेशन जो न्यायालय है वो सबसे एंड में होते हैं, सबसे निचले लेवल पर होते हैं। सेशन न्यायालय जो है ब्लॉक स्तर पर होते हैं, खंड स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक खंड स्तर पर एक सेशन न्यायालय स्थापित किया गया है जो खंड स्तर पर न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो कानूनी तथा न्याय पद्धति है वो लगभग ब्रिटिश काल का ही एक अंतिम रूप है, जिसने भारत में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया है। तो सेशन न्यायालय जो है खंड स्तर पर स्थापित किया जाता है और इसको जो है न्याय का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो न्याय पद्धति है, जो व्यवस्थित न्याय पद्धति है, यह लगभग ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिशर्स भारत में रहे थे तो उन्होंने जो व्यवस्थाएं की थी, कानूनी व्यवस्थाएं की थी, उसका ही अंतिम रूप है। ठीक है, और जिसने भारत में न्याय व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया है। तो वर्तमान समय में जो भारत की न्याय व्यवस्था है, जो वैधानिक पद्धति है, हमने इसके बारे में जानने का प्रयास किया और हमने यह जाना कि भारत में जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, अर्थात जो न्याय दिलाने के लिए जो न्यायालय स्थापित किए, जो विभिन्न प्रकार के कानून है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CRPC है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड है, ये अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किए, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि ब्रिटिश पूर्व भारत में जो हिंदू कालखंड था और मुस्लिम कालखंड था, उनमें कैसी न्याय व्यवस्था थी। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।